तो हेलो दोस्तों, देखिए बहुत लंबे समय के इंतज़ार के बाद जो है यूपी टेट का फाइनली जो है नोटिफिकेशन कल जारी किया गया हुआ है। और उसके बाद से लगातार अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारा तरह का कन्फ्यूजन है, बहुत सारा सवाल है। जैसे आपको बताते हैं कि जैसे जिनका ओटीआर पहले हो चुका है, मान लीजिए वो यूपी में किसी और एग्ज़ाम दे चुके हैं यूपी गवर्नमेंट का, तो जिनका ओटीआर पहले हो चुका है उनको फिर से करना है कि नहीं करना है। साथ ही में देख सकते हैं जो अपेयरिंग में डीएलएड या बीएड वाले हैं वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं। और जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हो, चाहे बिहार के हैं या फिर झारखंड के या फिर किसी अदर राज्य के हैं, वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, एलिजिबल है कि नहीं। और साथ ही में देखिएगा तो कुछ डाउट और भी है, जो लोग सीटेट दे चुके हैं वो यूपी टेट का फॉर्म देंगे कि नहीं देंगे। तो इसको लेके जो है बहुत सारा कन्फ्यूजन, और देख सकते हैं यहाँ सारा का सारा जो है डाउट का ही लिस्ट है। तो आप सभी लोग जो कॉमन सवाल है, जो कॉमन डाउट है, वो सारा चीज़ इस वीडियो में एकदम अच्छे से क्लियर कर देंगे। और देख सकते हैं नोटिफिकेशन में जो चीज़ है, नोटिफिकेशन पूरा पढ़ के ही आप लोग को अकॉर्डिंग टू हम नोटिफिकेशन ही बताएंगे सब कुछ, ठीक है। तो चलिए एक एक करके सारा जानकारी जो आप लोग को बताते हैं और देते हैं, ताकि किसी भी तरह का आप लोग को फॉर्म, आप लोग को पता है कि 27 मार्च से भराना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग को कहीं किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो यहाँ पे देखिए बात करते हैं ओटीआर को लेके। तो देखिए इस बार से जो है ओटीआर सभी अभ्यर्थी को करना अनिवार्य है। जो अभी तक ओटीआर नहीं किए हुए हैं, आप सभी अभ्यर्थी को ओटीआर करना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए अगर कुछ अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका ओटीआर हो चुका है, वो पहले कोई एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको जो है फिर से करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग एक काम कीजिएगा, बस मेरा सजेशन है कि एक बार आप लोग ओटीआर में लॉगिन करके चेक कर लीजिएगा। अगर उसमें कुछ डिटेल्स अपडेट करना है तो आप लोग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप कुछ डिटेल्स में एडिशनल ऐड करना है तो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। लेकिन अगर पहले ओटीआर हो चुका है तो आपको दोबारा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पे, तो जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। तो देखिएगा यहाँ पे अपेयरिंग वालों के लिए एकदम एक चीज़ क्लियर नोटिफिकेशन में मेंशन है कि अपेयरिंग में आप लोग तभी फॉर्म भर सकते हैं जब आप अंतिम वर्ष में हो। यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि डीएलएड के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण। कहने का मतलब है जो या तो अगर उत्तीर्ण हो चुके हैं उनको तो दिक्कत ही नहीं है, चाहे वो बीएड या फिर डीएलएड वाले स्टूडेंट हो। और ये दोनों के लिए है, ये प्राइमरी के लिए भी 1 to 5 के लिए भी और 6 to 8 के लिए, दोनों के लिए नियम सेम रखा गया हुआ है नोटिफिकेशन में। तो जो उत्तीर्ण है उनको तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। जो अपेयरिंग में है, तो अपेयरिंग में फ़िलहाल अभी वही लोग आवेदन कर सकते हैं जो अंतिम वर्ष में होंगे। लेकिन देखिए नियम इस तरह का है कि अगर आप कहीं भी मान लीजिए कि बीएड या फिर डीएलएड के किसी भी कॉलेज में एडमिशन भी ले लेते हैं, मतलब अगर आप ट्रेनिंग कर भी रहे होते हैं, तो भी आप सारे टेट एग्ज़ाम के लिए जो है एलिजिबल हो जाता है, चाहे वो आपका सीटेट हो या फिर टेट हो। ये ऑफिशियली रूल है। लेकिन अभी जो है आपका नोटिफिकेशन में यही लिखा है, तो फिलहाल अभी यही मान के चलिए कि अगर आप अंतिम वर्ष में हैं तो ही अप्लाई कीजिए। और बाकी अगर इसमें कुछ संशोधन हो जाए, रिवाइज करके अगर ये फिर से जारी करें तो अलग बात है। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप लोग को जानकारी देंगे ही। लेकिन फिलहाल अभी जो अंतिम वर्ष में छात्र हैं या लास्ट सेमेस्टर में है, वही लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं, वो चाहे 1 to 5 के लिए हो या फिर 6 to 8 के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि जो अपेयरिंग वाले हैं उनका डाउट क्लियर हो गया। तो अप्लाई कर सकते कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, बशर्ते आपका लास्ट ईयर होना चाहिए या फिर लास्ट सेमेस्टर आप होने चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे तीसरा देखिएगा, तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, वो चाहे बिहार के, झारखंड या किसी भी राज्य के हैं, वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, और ध्यान क्या रखना है, तो आप लोग जो फॉर्म फिलअप कीजिएगा या फिर ओटीआर भी कीजिएगा, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप लोग को जनरल कैटेगरी पर ये फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, क्योंकि आप अदर राज्य के निवासी हैं। तो आपको किसी तरह का आरक्षण मिलेगा नहीं। मान लीजिए आप बिहार के छात्र हैं, आप या SC ST या फिर OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो भी आप लोग को आरक्षण का लाभ मिलेगा नहीं। क्योंकि इसको लेकर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लियरली कि किसी भी आरक्षण का लाभ उत्तर प्रदेश के मूल निवासी के लिए ही अनुमान्य होगा। कहने का मतलब जो उत्तर प्रदेश के निवासी है, आरक्षण का लाभ सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। तो जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी होंगे वही कैटेगरी का अपना चुनाव करेंगे, जो भी उनका कैटेगरी होगा, चाहे OBC होगा, EWS होगा, SC ST जो भी होगा, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के लिए है, ठीक है। और यहाँ पे इस चीज़ को लेकर लिखा भी है कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। तो जो आप लोग अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, आप लोग जो है जनरल पे ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा और सारा डिटेल जो है देख लीजिएगा। वहाँ पे ओटीआर में भी आप लोग को मांगेगा, तो वहाँ भी आप लोग को UR ही सिलेक्ट करना है। हो समझ गए आप लोग। तो ये हो गया आपका कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी है वो अप्लाई कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बशर्ते आपको जनरल कैटेगरी पे करना पड़ेगा। और जनरल कैटेगरी पे करने का मतलब है कि आपको 90 नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं, तो आपको 90 नंबर पास करने के लिए लाना पड़ेगा। जिस तरह आपका सीटेट में होता है उसी प्रकार आपका 90 नंबर है। अब बाकी जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी होंगे उनको 82 नंबर लाना, अगर वो EWS OBC या फिर मतलब SC ST से बिलोंग करते हैं तो उनको जो है 82 नंबर लाना पड़ेगा। तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनको 90 नंबर ही चाहिए। तो ये चीज़ आप लोग आज एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। जो अदर स्टेट के स्टूडेंट
स्टूडेंट है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कुछ कॉमन सवाल है जो आपको बताते हैं। जैसे कुछ लोग सीटेट पास कर गए हैं तो उनको यूपी टेट देना है कि नहीं देना है, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करके इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा सर्टिफिकेट को लेके भी इसमें है कि सर्टिफिकेट आपका कब तक वैलिड होता है। तो देखिए सर्टिफिकेट आपका कहीं भी, चाहे बिहार में देखते हुएगा आपका स्टेट होता है तो आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम वैलिड रहेगा यूपी टेट का, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो इसमें वही चीज़ लिखा हुआ है जो अभी बताया आपको कि बीएड या डीएलएड के अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल होने वाले भी परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन परिणाम उत्तीर्ण वाला आया हो तो वैध रहेगा। कहने का मतलब है कि आपका अंतिम वर्ष में अगर आप हैं तो आराम से एलिजिबल हो सकते हैं, चीज़ आपको बता ही चुके हैं। और फिर उसके बाद ओटीआर को लेके भी बता ही दी है कि ओटीआर करना ज़रूरी है। एक बार ही होगा, 27 से शुरू हो जाएगा आपका फॉर्म फिलअप का डेट है 27 मार्च, तो आप लोग का 27 से आप लोग का शुरू हो जाएगा। और ओटीआर करना सभी अभ्यर्थियों के लिए ज़रूरी है, जो पहले से किए हैं उनको तो नहीं करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जो सीटेट क्वालिफाई है उनको देने की ज़रूरत नहीं है, वो सीटेट से ही भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। कहने का मतलब अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो ऑलरेडी तो आप लोग चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो ये पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी आप लोग दे भी सकते हैं, यूपी टेट का कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सीटेट क्वालिफाई भी है तो दे सकते हैं आप लोग, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बाकी आप लोग को ये पूरा पूरा आपके ऊपर है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं कि जो सीटेट क्वालिफाई वो नहीं दे सकते हैं, नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो आप लोग के ऊपर है, आप लोग चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे देखिएगा कि जो पहले मतलब यूपी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हुए हैं उनको भी अनिवार्य नहीं है। मान लीजिए ये भर्ती देख सकते हैं कि लगभग 5-6 साल बाद आपका आया है, और इससे पहले भी अगर कुछ स्टूडेंट होंगे जो यूपी टेट क्वालिफाई किए होंगे तो उनको भरना है कि नहीं भरना है। तो जो लोग पहले से क्वालिफाई हैं उनको देने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो है आपका लाइफ टाइम वैलिड होता है। तो आप पहले भी पास हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर से यहाँ पर देखिएगा कि ये चीज़ है, अगर ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी का अभ्यर्थी 82 से 89 मार्क्स लाकर उत्तीर्ण करता है तो शिक्षक भर्ती में यूआर की सीट नहीं ले पाएगा, लिहाजा 90+ का टारगेट लेकर चले। अगर कोई अभ्यर्थी मान लीजिए ईडब्ल्यूएस ओबीसी या फिर एससी एसटी कैटेगरी का है, अगर वो 82 से 89 90 के नंबर के बीच में लाते हैं तो उनको यूआर का सीट नहीं मिलेगा। अगर उनको यूआर की सीट पे जाना है तो उनको 90+ लाना पड़ेगा। यही चीज़ इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि देख सकते हैं कि जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी और एसटी का अभ्यर्थी है उनको 82 नंबर ही पासिंग के लिए लाना है, क्योंकि ये आरक्षण का लाभ जो है उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये। और फिर उसका देखिएगा ये ईडब्ल्यूएस के वैलिडिटी को लेके है, तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि ईडब्ल्यूएस अब तक तो दोनों वित्त वर्षों का वैलिड रहेगा, लेकिन 31 मार्च तक आवेदन करे तो पहले वाला यूज करें, अप्रैल में करे तो नया वाला यूज करें। इसमें कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए 31 मार्च तक मतलब फॉर्म फिलअप आपका 27 मार्च से ही हो रहा है, अगर 31 मार्च से पहले कर रहे हैं तो जो आपका 1 साल के अंदर का भी मान लीजिए ईडब्ल्यूएस वैसे आपका 1 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो अगर आपका मान लीजिए फरवरी का जनवरी का बना हुआ है तो ये भी आप लोग डाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी 31 मार्च के बाद अगर अप्लाई करते हैं तो क्योंकि ये आपका 1 महीना फॉर्म फिलअप चलने वाला है, तो उस केस में आप लोग अगर नया वाला है तो डालिए, नहीं तो इससे भी कोई खास दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि आपका इशू डेट से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपका इशू डेट से पूरा 1 साल तक वैलिड रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो अगला जो है जिनका सीटेट नहीं निकल रहा है वो दे सकते हैं, खास तौर पर वो ईडब्ल्यूएस जिनका 90 नहीं आया है आ रहा है उनको सुनहरा अवसर है। मान लीजिए कि ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए इसमें जो है पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना आरक्षण का लाभ जो इसमें मिल रहा है, क्योंकि इसमें जो है इनको 82 नंबर ही लाना है, इसी नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन है। तो अगर मान लीजिए अगर उनका 90 नहीं आ रहा था पहले, तो अब आराम से इस बार जो है बहुत ही अच्छा मौका है ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए भी कि आसानी से वो लोग क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिएगा तो लगभग उम्मीद करते हैं कि सारा डाउट जो आप लोग का क्लियर कर चुके हैं। बाकी इसमें थोड़ा इस बार फीस को लेकर जो है ज़्यादा है, अभ्यर्थी बार बार बोल भी रहे हैं कि अगर ये 1000 की जगह पे 600 जैसा कि था तो 600 रहता तो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन इसमें देखिएगा तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए 1000 रुपया रखा गया हुआ है। वो चाहे आपका मतलब जनरल कैटेगरी में अगर आप आते हैं या फिर मतलब ओबीसी में आते हैं या फिर पिछड़ा कोई वर्ग में आते हैं तो आपको 1000 रुपये ही देना पड़ेगा। जो अनुसूचित जाति यानी कि एससी और एसटी में आते हैं उनको 500 रुपया लगेगा, और जो पीएच कैटेगरी जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं उनको 300 रुपया रखा गया हुआ है। तो इस बार थोड़ा सा फीस जो है दोनों पेपर का 1-1 हज़ार देख सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं इसमें, अब जो है सो है। और बाकी इसमें सबको जानकारी आप लोग को दे ही दिए हैं, तो उम्मीद करते हैं कोई भी तरह का आप लोग का डाउट बचा नहीं होगा। बाकी फिर भी कोई डाउट बचा होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बाकी चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूपी टेट का कोई भी नोटिफिकेशन आएगा, मतलब इससे जुड़ा कोई भी जानकारी आएगा तो सबसे पहले आप लोग को दे पाए। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।